नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूँ आपका सरकारी अध्ययन में। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा जो खान सर के जो लेटेस्ट सेट आए हैं 2025 का। इसमें सारे आपको मध्य निषेध डिपार्टमेंट तक का पूरा सेट दे दिया गया है, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे 64 पद पे जो बहाली आए थे 2024 में एग्जाम हुआ था मध्य निषेध का, उसी को आज हम प्रैक्टिस देखेंगे और इसके बारे में देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और आप यदि मध्य निषेध का परीक्षा दे रहे हैं और किसी भी यदि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा किसी भी एग्जाम का परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए ये सेट बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका रहा कुछ, मतलब यहाँ पे इस तरह से 10 प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे रेल मार्ग की लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9289, ठीक है, किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, इसका व्याख्या क्या लिखा है। लिखा गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है, प्रशांत तट पर व्लादिवोस्टोक से पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग तक फैला है। ठीक है, निर्माण इसका कब हुआ था, तो इसका निर्माण था 1891 से 1916 के बीच में, और दुनिया के पहले दोहरी पटरी वाली विद्युतकृत अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है ये। ठीक है, इसी के साथ चलिए दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था आपको विक्टर इमैनुअल फर्स्ट को, मतलब विक्टर इमैनुअल सेकेंड को घोषित किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट मतलब जो पैटर्न हो चुका है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड अफेयर के क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ यहाँ पे देखते हैं इसका डिस्कशन। 19वीं सदी के मध्य में इटली कई राज्यों में विभाजित हो गया था। इमैनुअल सेकेंड ने इटली को एकजुट करने का प्रयास किया तो उन्हें 1854 में ग्यूसेप गैरिबाल्डी के समर्थन प्राप्त हुआ। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को द्वितीय संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला कि सतलज नदी में मिला दुर्लभ टांटैलम निम्नलिखित में से क्या है। टांटैलम जो है वो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धातु है ये। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या लिखा है आईआईटी रोपर ने खोजा पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंटेलम परमाणु क्रमांक यहाँ पे 73 हो जाएगा। इसकी उपस्थिति मिली है जो एक रेयर मेटल है। रेयर मेटल उस मेटल को बोले जाते हैं जो आपको अर्थ पे बहुत ही रेयरली मिलता है, बहुत ही कम मिलते हैं, दुर्लभ रूप में मिलता है, बहुत हार्ड होता है इसको एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में होता है, जैसे इसके गुण सोने चांदी से मिलते हैं। और टेल्टरलम की खोज जो है स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक जो है यहाँ पे एंडर्स गुस्ताफ, ये आपको याद रखना है, याद कर पाते हैं तो 1802 में येट रवि स्वीडन से प्राप्त खनिजों में की थी ये। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कृषि अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कृषि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों से सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना आदि आता है। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा कृति है। तो यहाँ पे किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया कृति है। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए इसका क्या बोल रहा है। बोला कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा कृति है और पहली बार 1994 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मानव विकास सूचकांक में लिंगानुपात इसको शामिल नहीं किया जाता, बाद बाकी तीनों को शामिल किया जाता है। आगे देखिए व्याख्या क्या लिखा है। लिंगानुपात मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको HDI शॉर्टकट में लिखा गया है, का मापक नहीं है। HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 जो है इसका मतलब मापक सूचकांक है, इसके आधार पर मापन किया जाता है। समग्र आंकड़ा है। HDI का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल अल हक द्वारा किया गया था। ये महबूल उल हक का नाम याद रखेगा, ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है। ये अर्थशास्त्री का नाम आता है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दिया था, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए इस बार का मानव विकास सूचकांक बात करेंगे तो 193 में 134वां स्थान है। ये लेटेस्ट मतलब डाटा है, ठीक है, अभी 2025 का बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे कि मतलब अभी भी 2025 में 34 नंबर पे है, 134 नंबर पे, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोमेरू हाथी रिजर्व स्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़। लोमेरू हाथी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है लोमेरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। उद्देश्य हाथी को स्थायी निवास स्थान देना। इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2025 में मंजूरी दी गई थी। 2007 में केंद्रीय मंजूरी मिली। 2007 में केंद्र सरकार 450 वर्ग किलोमीटर वन्य क्षेत्र में लोमेरू हाथी रिजर्व का निर्माण की अनुमति दी तथा 2019 में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार करने का फैसला किया। आगे देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे मौलिक अधिकार का हनन क्या हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी न देना। यानी कि न्यूनतम मजदूरी यदि नहीं देते हैं तो मौलिक अधिकार का हनन माना जाता है। न्यूनतम मजदूरी ने मतलब यहाँ पे ने जो लिखा हुआ ये नहीं होगा, या न लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो न्यूनतम मजदूरी न देना मौलिक अधिकारों के हनन के अंतर्गत आता है। आगे देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा गया क्या है, प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जाना है। तो यहाँ पे लिखा है कि ही इज जीलस। यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या ये दिया गया है कि प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थान पर प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। यहाँ पे ही इज जीलस ऑफ हर सक्सेस हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, जैसे जजिया कर हो गया, टाइड हो गया, लिब्रे हो गया, ये सभी कहलाते हैं। ठीक है, ये मध्यकाल का आपको ये कर है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कृषि कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर। बोल रहा है क्या कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी ने डैश की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका होगा 565 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे ये देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ। तो व्याख्या यहाँ पे दिया है कि सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस भारतीय खिलाड़ी ने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2013 में बनाया मलेशिया के टेन बून हियोंग के 493 किलोमीटर प्रति घंटे के एक दशक के रिकॉर्ड के तोड़ दिया। ये आगे देखिए यहाँ पे बात करें कि 12वां है हंगुल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए हंगुल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको कश्मीरी हिरन को हंगुल कहा जाता है। आगे देखिए व्याख्या क्या दिया हुआ है कि हंगुल उत्तर भारत के कश्मीर में पाए जाने वाले लाल हिरन की नस्ल है। यह कश्मीर का राज्य पशु है। वैज्ञानिक नाम इसका होता है सर्वस एलाफस। और हंगुल प्रोजेक्ट 1970 ईस्वी में कश्मीर सरकार द्वारा WWF ठीक है की मदद से शुरू किया था। कब शुरू किया गया था हंगुल प्रोजेक्ट? 1970 में। ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जी आकाश का संबंध हो जाएगा शतरंज से। किससे? शतरंज से। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन मतलब इसका आंसर यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ है, इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है कि जी आकाश का संबंध शतरंज से है, जिनका जन्म चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु के जी आकाश जुलाई 2020 में 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, जिसकी पुष्टि FIDE यानी कि फाइड की दूसरी काउंसिल मीटिंग में की गई। 2013 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कॉमनवेल्थ जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर बोला है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा एम्पियर। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया है, विद्युत धारा आवेश और बट्टा समय होता है। आवेश बट्टा समय यानी कि कूलाम पर सेकंड भी होता है इसका मात्रक। ठीक है, आगे देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर दोनों होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा बामाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? तो बामाको का राजधानी देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माली का राजधानी है कहाँ? बामाको। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित माली शहर की राजधानी बामाको है। उन 16 देशों में से एक जिनके कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहाँ पे तो कर्क रेखा आपको पता होगा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसी तरह से जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के अलावा बाद बाकी 16 देश से भी गुजरता है। तो उसमें से एक देश आते हैं माली, जिसका राजधानी कहाँ पे है? बामाको में है। माली किस
कहाँ कौन से महादेश का है, तो अफ्रीका महादेश का एक देश है। आगे देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एपिग्राफी कहा जाता है शिलालेख के अध्ययन को। यहाँ पे देखिए किसका व्याख्या क्या दिया हुआ है, शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी के रूप में जाना जाता है। शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, सैलैब और तांबे के प्लेटों, इमारतों, मंदिरों में देखे जाते हैं। जैसे अशोक के शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख, ऐहोल अभिलेख, ये सब क्या है, शिलालेख के उदाहरण है। आगे देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था कब, तो ये हो जाएगा आपको 1986 में ये पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उपभोक्ता के हितों के बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। 24 दिसंबर 1986 को इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 24 जुलाई 2020 को लागू हुआ। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो यहाँ पे होगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्याख्या देखिए, बोला कि भारत की संस्कृति मंत्रालय 8 से 10 सितंबर 2023 को दौरान G20 शिखर सम्मेलन की ITPO फेयर हरिया में भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी आयोजन किया। यह प्रदर्शनी हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित करती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला कि बेलाडीला एक प्रसिद्ध लॉयस खान है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा बेलाडीला खान। ठीक है, बेलाडीला किसका है, लॉयस का, छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेलाडीला भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार के लौह पाया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसको 1968 में स्थापना किया गया था। NMDC हर साल करीब 43 से 45 मिलियन टन लोहे अयस्क का उत्पादन बेलाडीला से किया जाता है। अगर देखिए यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगर देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल इसी के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस बात करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अक्टूबर को, ये ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे व्याख्या लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों के सम्मान करता है। यह दुनिया भर में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने में ग्रामीण महिलाओं के महत्व को पहचानता है। आगे देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदी यमुना हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, इसका क्या बोल रहा है, यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी आदि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए यहाँ पे 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कृषि में पाए जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, छिपी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए व्याख्या इसका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रचंड छिपी बेरोजगारी भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें लोग ऊपरी तौर पर रोजगारग्रस्त है लेकिन वास्तव में बेरोजगार अल्प रोजगार में होते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका हो जाएगा मछली होते हैं क्या, यहाँ पे दो ही कक्ष होते हैं मछली में, आपको ये भी याद रखना है। इसीलिए एक बार में एक ही हृदय मतलब रुधिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मछली में एकल चक्र परिसंचरण होता है। ठीक है, मछली में रक्त एक चक्र में केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। जैसे बात करें हिप्पोकैम्पस बात करें, एक्सोसीटस बात करें और एनाबस बात करें, इसमें भी सेम तरीके से ऐसे ही होते हैं। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं करता है, तो कंप्यूटर जो है वायरस मैनेजमेंट ये प्रोसेस नहीं करता है, कंप्यूटर वायरस मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं करता है। व्याख्या देख लीजिए, बोला है कि कंप्यूटर वायरस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर 5 बुनियादी कार्य करता है जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल हैं। प्रोसेस के बारे में बात करें, यह इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया होता है। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन बोला मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है। तो यहाँ पे मानव नेत्र के गोले का व्यास देखेंगे तो यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रहना चाहिए।
अगला क्वेश्चन मतलब अगले एग्जाम के लिए। व्याख्या देख लीजिए, नेत्र गोलक आकार में लगभग गोलाकार होता है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत के किस राज्य में 200 वर्षों से बांस बूंद ड्रीप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में? तो यहाँ पे देखेंगे तो मेघालय में बांस बूंद ड्रीप सिंचाई प्रणाली, यानी कि जो पाइप होता है ना, पाइप की जगह पे वो लोग बांस से ही सिंचाई कर लेते हैं, ये इसका सही है। अगर देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया है, भारतीय राज्य मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक पुरानी प्रथा है जो 200 साल से है। बांस के पाइप का उपयोग करके पानी को दोहन की एक प्रणाली है। पानी का दोहन मतलब पानी को आगे ले जाना। अब देखिए यहाँ पे जयंतिया पहाड़ियों में अधिक प्रचलित है। जयंतिया पहाड़ी में जयंतिया नाम के जनजाति रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गोरो खासी जयंतिया 3 पहाड़ी मेघालय में है। आगे देखिए फ्रांसीसी उपनिवेश में इसे दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो दास प्रथा का अंत देखेंगे तो यहाँ पे कब किया गया, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1848 में। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अगर देखिए बोला 1794 में फ्रांसीसी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने सभी दासों को मुक्त करने का कानून बनाया। लंबे समय तक नहीं चला। एक दशक बाद नेपोलियन ने 1804 में गुलामी को फिर से शुरू किया। ठीक है, यानी कि गुलामी को जो फिर से कौन शुरू किया? नेपोलियन ने शुरू किया, जिससे अंततः 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे देखिए अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बोला उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा कर्नाटका में। तो उगादी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटका में। व्याख्या देख लीजिए, यह एक हिंदू त्यौहार है जो तेलुगु कैलेंडर के नए चैत्र माह साल की शुरुआत के प्रतीक है। यह विश्व रूप में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो कर्नाटका को जाना होगा। अगर देखिए अगला क्वेश्चन हम 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइमर संविधान में जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो वाइमर संविधान में जर्मन संसद को क्या कहा जाएगा? राखाइस्ट कहा जाएगा। आप देख लीजिए कितना वर्ल्ड मतलब जो है हिस्ट्री से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या देखेंगे तो बोला है वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को राखाइस्ट कहा जाता है। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि 31 नंबर, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश और SS सिंधु है। ठीक है, यानी कि चुनाव आयुक्त में मतलब चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य मतलब यहाँ पे उप चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे तो गोदावरी नदी पे ये स्थित हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना KLIP तेलंगाना के भूतलपल्ली के कालेश्वर में गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। आगे देखिए यहाँ पे देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि एक बच्चे को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो बच्चा होगा, कैसा होगा बच्चा? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा होगा वह लड़की होगी। ठीक है, ये आपको मतलब होना चाहिए। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या बोल रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण XY गुणसूत्रों का निर्धारित होता है। डिंब में XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि शुक्राणु में XY गुणसूत्र होता है। यानी कि बात करें कि गर्ल्स में बात करें तो XX गुणसूत्र होता है और बॉयज में बात करें तो XY गुणसूत्र होता है। मादा की आनुवांशिक संरचना XX गुणसूत्र और पुरुष की आनुवांशिक संरचना में XY गुणसूत्र। इसीलिए यदि युग्मज X गुणसूत्र प्राप्त करता है, यानी कि बात करें कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वहाँ पे पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करेगा तो बेटी होगी, यदि XY गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बेटा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, खेतड़ी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी देखेंगे तो यहाँ पे तांबा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। आगे देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या क्या बोला? खेतड़ी राजस्थान में स्थित तांबे अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 नंबर बोला है किस संधि, एक मिनट, 35 नंबर क्वेश्चन बोला किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कौन सी संधि मतलब संधि था? तो ये होगा कस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुआ था। इसके तहत यूनान राष्ट्र का स्थापना हुआ था। और आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनान पे मतलब कौन मतलब जो है बेसिकली कौन अपना आधिपत्य जमाया हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया का साम्राज्य जो है यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्ट्रिया का साम्राज्य उस समय में कौन थे? तो ऑटोमन साम्राज्य का अधीन आते थे। तो ऑटोमन साम्राज्य, यदि साम्राज्य के बारे में बोले तो ऑटोमन साम्राज्य आप बोल देंगे। इससे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे व्याख्या इसका देख लेते हैं। पहले बोला कि 1832 में कस्तुनतुनिया संधि यूनान
के स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिलाई थी। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला सम्राट मतलब सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी। तो सर्वप्रथम भारत की यात्रा बोलेंगे तो यहाँ पे मेगास्थनीज किया था। मेगास्थनीज आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, और जिस समय मौर्य वंश थे उस समय में हुआ था। व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पे बोला 302 ईसा पूर्व, ये याद रखेंगे 302 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी में नहीं। 228 ईस्वी पूर्व के बीच सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भारत के मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका यूनानी भाषा में लिखी थी। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो रवीश कुमार हो जाएगा ये, ठीक है। रवीश कुमार से आप भले भांति परिचित होंगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है पत्रकारिता के पहले गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया था। इन्हें 22 सितंबर 2019 को यह पुरस्कार मिला। जागरूकता समाचार विश्लेषण के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार उन्हें दिया गया था। आगे देखिए, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन था उस समय के लिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आपको अभी पूछा जाएगा। तो ये कौन सा सुरंग था, सिल्क यारा सुरंग था। और इसका व्याख्या देख लीजिए, उत्तराखंड के सिल्क यारा सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूर को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, यहाँ पे ये पूछा गया था। अगर देखो 39 नंबर क्वेश्चन देखें, विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय मतलब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें विनिर्माण शामिल है, जैसे रुई से धागा, गन्ने से चीनी बनाना आदि। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर असत्य हो जाएगा। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, ये मतलब ये असत्य है। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या देखेंगे तो बोला कि भारत विभाजन के संदर्भ में द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, यह कथन गलत है। अगर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन पे देखें तो 41 नंबर क्वेश्चन बोला कि ग्राफीन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाती है, ये कथन यहाँ पे मतलब सही होगा, बाद बाकी गलत होगा। अगर देखिए यहाँ पे बोला व्याख्या बोला कि वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है ग्राफीन वस्तु कहलाती है। ये मांग के नियम के विरुद्ध है। जहां कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है तो ग्राफीन वस्तु में एक मांग वक्र होता है जो गिरने के बजाय बढ़ जाता है। तो ग्राफीन क्या हो जाएगा, ग्राफीन हो जाएगा कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राफीन बोलते हैं। यानी कि डिमांड बढ़ने पर मतलब जो बात करें कि प्राइस बढ़ने पर क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बालाघाट हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। बालाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला मतलब है। बालाघाट क्या है, एक जिला के रूप में है। पुराना नाम इसका बुरहा था, ठीक है। जिले का गठन कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में हुआ था। भंडारा मंडला सिवानी जिले के कुछ हिस्से को मिलाकर के ये बालाघाट जिला बनाया गया था। यह हिल्स और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, हिल्स और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे खनिज संसाधन भी बहुत ज़्यादा है। बोला सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी। तो ये बहुत अच्छे से पता होगा, 1960 में किया गया था। बोला सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 में 1960 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की सेवा करने वाली सड़कों का रख रखाव BRO द्वारा किया जाता है, जैसे रोहतांग थास सुरंग, ठीक है। ये मतलब जैसे ये सब परियोजना जो है जो सीमा के मतलब पास में होते हैं तो इसको BRO द्वारा किया जाता है। अगर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि मतलब प्रथम महिला IDD कैंप किसे चुना गया है। तो ये किसे चुना गया है, तो ये चुना गया मनीषा पाढ़ी को चुना गया है। व्याख्या देखें तो यहाँ पे लिखा गया उड़ीसा की मनीषा पाढ़ी बनी भारत की पहली वुमन IDD कैंप ADC स्क्वाड्रन लीडर। मनीषा को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कभमपति ने ADC नियुक्त किया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपका 45 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है। तो चुनाव आयोग के कौन से कार्य नहीं हो जाएंगे, मतदान केंद्र की स्थापना करना, ये इसका कार्य नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे विश्लेषण क्या दिया हुआ है कि भारतीय चुनाव आयोग भारत की स्वायत्त निर्वाचन संस्था है जो भारत के सभी प्रमुख संवैधानिक निकायों के सर्वप्रथम निष्पक्ष और चुनावी प्रक्रिया का संचालन करती है। मतदान केंद्र की स्थापना करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? तो मौजूदा कानून में संसद बदलाव कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या क्या दिया हुआ है, बोला कि भारत में मौजूदा कानून में परिवर्तन संसद द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संसद में क्या होता है, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। ये सब मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, निम्न में से स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण रेखा कहा जाता है जूट को। किसे कहा जाएगा? जूट को कहा जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला क्या क्या है, जूट पटसन रे से पौधे हैं, इन्हें स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। यूरोप में 18वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रयोग मिलता है। जूट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोरकोरस मतलब यहाँ पे कैप्सुलेरियस, और एक होता है कोरकोरस ओलिटोरियस। विश्व में भारत 40% जूट का उत्पादन करता है। और भारत में बात करेंगे तो मतलब पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में अग्रणी है। अपना बिहार जो है दूसरे स्थान पर आते हैं भारत में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यदि निम्नलिखित का मिलान करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसका देखिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन, एक का ए मतलब ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 4 होगा और मतलब डी का 3 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे मिलान करेंगे तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से आप मिलान कर लेंगे, सी का मतलब यहाँ पे 4 होगा और डी का 3 होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक समुदाय धर्म लोगों द्वारा दूसरे समुदाय धर्म के विरुद्ध भेदभाव अभिव्यक्ति संप्रदाय कहलाता है। दूसरा है बी नंबर, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों की बढ़ावा देने, उसको नारीवाद कहा जाता है, फेमिनिज्म कहा जाता है। अगला देखिए सी का, देखिए सी का आपको पता हुआ, एक मिनट, सी का आपको पता हुआ कि सी का मतलब क्या सही है, सी का 4 सही है। जैसे व्यक्ति जो अपनी जाति के सदस्य हितों को सर्वोपरि समझता है उसको क्या बोलते हैं, जातिवाद बोलते हैं। और किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं मिलता है उसको क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। जैसे आपको पता है इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है। आगे देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या है, एक मिनट, व्याख्या देख लीजिए। बोला कि सांप्रदायिक एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति है। नारीवाद के बारे में बात करें तो नारीवाद क्या है, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा मतलब नारी का हो तो उसको नारीवाद कहा जाता है। धर्म के बारे में बात करें तो किसी धर्म के राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना, ये धर्म निरपेक्ष कहलाता है। जातिवाद के बारे में बात करें तो व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्य के हितों को सर्वोपरि समझता है उसको जातिवाद कहते हैं। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का देखें तो यहाँ पे लिखा है एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो ये मानवाधिकार जो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जो उसके राइट्स के बारे में बात करता है, उसको मानवाधिकार मतलब जो है आयोग एमनेस्टी इंटरनेशनल से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या देख लेने की कोशिश करते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 28 मई 1961, ये डेट जो है आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे स्थापना हुआ था ये भी आपको याद रखना है। लंदन में स्थापना हुआ था, 1961 में स्थापना हुआ था, 28 मई का स्थापना हुआ था एमनेस्टी इंटरनेशनल। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। यह संस्थान मानवाधिकार से संबंधित है। इसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए हर तरह के मानवीय अधिकारों के लिए लड़ना बताती है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया था। देखिए मानवाधिकार से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार भी आप ये दे रहे हैं तो आपको ये करना है। लंदन में ये खोला गया था। बोला है कि मानवाधिकार के लिए समर्पित दुनिया का पहला टीवी चैनल लंदन में IOHR द्वारा 16 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया। कब, ये 2019 को, लेटेस्ट है। ठीक है, तो अभी भी आपको ये याद रखना है। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इसरो PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था। इसके तहत आप समझ सकते हैं कि जो नए जितने भी सारे उपग्रह को लॉन्च किए गए हैं इसरो द्वारा वो सारे आपको याद करके जाना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इसी का पहले व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या क्या लिखा है, एक्सपोसैट एक्स-रे ध्रुवमापी उपग्रह चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों के विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए पहला समर्पित ध्रुवमापी मिशन है। इसरो PSLV C58 द्वारा जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया, जो 2 पेलोड ले जाता है, यानी कि 2 चीज़ें मतलब यहाँ पे पेलोड किए गए हैं, जैसे पोलीएक्स और एस्पेक्ट्स लॉन्च मतलब यहाँ पे लोड किया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो कपास था,
इसका व्याख्या देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति के 1840 दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कपास थी। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन बोला कि सुरभि, धेनु और गौवित्री किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये इसके मतलब यहाँ पे गाय के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ है कि शब्द पर्यायवाची, ठीक है, गाय, गौ, गौड़ी, धनु, भद्रा, सुरभि और गौवित्री ये सब गाय के पर्यायवाची हो जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ किस धातु की है? तो यहाँ पे देखेंगे सी नंबर हो जाएगा स्टील। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं आप कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ हो जाएगा स्टील का, ठीक है। आगे देखिए, यदि यहाँ पे देखिए यदि स्टील की जगह यहाँ पे सोना दे देता तो सोना होता सर्वाधिक प्रत्यास्थ, लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टील है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में 206 साल से चल रहा विवाद है। नेपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी इलाके पर अपना दावा करता है। इस इलाके में 3 गाँव आते हैं। जैसे इस सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन इस विवाद को कोई हल नहीं निकाल सका। आगे देखिए 56वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 56वां नंबर क्वेश्चन बोला भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई? यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं उसका स्थापना कब हुए थे? तो उसका स्थापना होता है 1 फरवरी 1977 को। कब? 1 फरवरी 1977 को। आगे देखिए ICG स्थापना 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी। 1 फरवरी 2023 को 47वां स्थापना दिवस उपलक्ष्य में भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो यहाँ पे कौन सा नदी हो जाएगा जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है? यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगा जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। लंबाई इसका 1465 मीटर हो जाएगा। अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ये नदी बहती है। इसका सहायक नदी के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे पूर्णा हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, प्राणहिता हो जाएगा, इंद्रावती हो जाएगा, सरवरी हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बोला अमाशय में भोजन को पचाने के लिए कि कौन सा अम्ल निकलते हैं? तो यहाँ पे निकलते हैं HCl। व्याख्या देख लीजिए, अमाशय में भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl द्वारा किया जाता है। यह अम्ल खाद्य कणों को मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देता है। अगर देखिए आगे है 59 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान से प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या देख लीजिए, जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक पैसा खर्च करती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है, ठीक है। अगर देखिए प्राथमिक घाटा इक्वल्स क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। अगर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है बुकर पुरस्कार पाने के लिए नामित वेस्टर्न लून पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके चेतना मारू। कौन हो जाएंगे? चेतना मारू हो जाएंगे। लंदन स्थित भारतीय मूल लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लून 2023 बुकर पुरस्कार लॉन्ग स्टिक में शामिल हुआ है। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? जल में गिरा हुआ सिक्का अपने सतह से ऊपर उठता हुआ प्रतीत किस कारण से होता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अपवर्तन के कारण से होता है। पानी में गिरा हुआ एक सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ है? व्याख्या दिया हुआ है कि पानी में गिरा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से जो इमेज क्रिएट किया गया है उस तरह से आप देख सकते हैं उठा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया पदार्थ के किस अवस्था में परिवर्तन होता है? तो ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? ठोस से सीधे गैस बन जाता है तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसका 2 उदाहरण हो जाएगा, कपूर और नैप्थलीन। देखिए ऊर्ध्वपातन में बोल रहा है क्या? व्याख्या क्या दिया है? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ तरल अवस्था से गुजरे बिना, यानी कि बिना तरल अवस्था से गुजरे, ये सीधे ठोस से गैस में अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे आपको कपूर और नैप्थलीन हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। व्याख्या देखिए, यहाँ पे बोला सकल घरेलू उत्पाद GDP देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है। अगर देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन बोला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड
से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका बी आंसर हो जाएगा संता थॉमस हो जाएगा। आगे देखिए व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। बोला संता थॉमस को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आगे देख लीजिए यहाँ पे बोला कि 65 नंबर क्वेश्चन, प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? तो प्रांकुर और मूलांकुर किससे हो जाएगा? बीज से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या लिखा है। बीज एक छोटे अक्ष के साथ अंकुरित होते हैं जिसे प्रांकुर पल्म्यूरल और मूलांकुर रेडिकल कहा जाता है। प्रांकुर भ्रूण का हिस्सा होता है, मूलांकुर जल तंत्र में विकसित होता है। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला कि भारत में गरीबी निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यय विधि द्वारा इसका आंसर होगा। आगे देखिए भारत में गरीबी निर्धारण आय या उपभोक्ता व्यय के आधार पर किया जाता है। यदि आय खपत किसी दिए गए न्यूनतम स्तर से नीचे आती है तो परिवार गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। भारत में यह आकलन अब नीति आयोग के टास्क फोर्स करती है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन समावयवी युग्म है? तो यहाँ पे देख लीजिए इसका समावयवी युग्म कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन। प्रोपेन और ब्यूटेन बी में है, सी में एथेन और मीथेन है, और डी में इथीन और एथेन है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन। अब देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। समान आणविक सूत्र लेकिन कार्बन परमाणुओं की एक अलग व्यवस्था वाले कार्बन यौगिक को समावयवी कहा जाता है। जैसे बात करें ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है, और 4 मेथिल प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट देखिए, यहाँ पे देखिए कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है कि C4H10 इसका भी होता है, और 4 मेथिल प्रोपेन का भी फॉर्मूला C4H10 होता है। इससे ये दोनों समान है तो समावयवी कहलाएंगे, क्योंकि ये समान रासायनिक सूत्र C4H10 साझा करते हैं, लेकिन संरचनात्मक विन्यास भिन्न होता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये आंसर होंगे। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखें तो बोला कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघरिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनघरिया है, जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन बोला कि WTO के पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? तो WTO के पूर्व में बात करें तो गेट के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पे गेट का मतलब यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है टैरिफ और व्यापार सामान्य समझौता, इसको बोला जाता था GATT, इसको ये इस तरह से बोला जाता था। देखिए यहाँ पे WTO को टैरिफ और व्यापार सामान्य समझौता गेट के रूप में जाना जाता था, जिसे 1947 में स्थापित किया गया था। व्यापार विवाद को सुलझाने का काम करता था ये संस्था। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या? नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते पोर्टल जो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नमस्ते पोर्टल आयुष मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया। पोर्टल आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के मानवीकृत शब्दावली रुग्णता कोड प्रदान करता है। आगे देखिए 71 नंबर क्वेश्चन बोले तो 71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको भारत के द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका व्याख्या देख लेते पहले। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए भारत G20 उपग्रह लॉन्च करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया था। भारत वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, वर्षा, महासागर, मिट्टी की नमी और विकिरण जैसे विभिन्न मापदंडों को माप कर इस क्षेत्र को योगदान देना चाहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर क्वेश्चन देखें तो 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि किचन ऑफ द ग्रेटिट्यूड के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे हो जाएंगे विकास खन्ना हो जाएंगे। यहाँ पे व्याख्या देखिए जो बोला किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड मशहूर शेफ विकास खन्ना के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें इसके अपने खाने खिलाने की पहल फाइड इंडिया के बारे में लिखा है। यह भूखे लोगों को खाना खिलाने की एक पहल है। ठीक है, आगे देखिए 73 नंबर में क्वेश्चन में देखिए बोला कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने की हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। यदि सौर ऊर्जा से कोई बल्ब जल रहा है तो उसमें परिवर्तित ऊर्जा क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है। यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या दिया हुआ है, सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने के लिए इसे पहले विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1878 में वन अनुसंधान संस्थान FRI की स्थापना कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे देखिए 74 नंबर का यहाँ पे किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था आपको कहाँ पे? देहरादून में किया गया था।
ठीक है। यहाँ पे देखिए देहरादून 1878 में डिट्रिच ब्रेंडिस द्वारा ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित की गई थी इसको, और ये 1906 में FRI द्वारा अस्तित्व में आया। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 75वां नंबर क्वेश्चन देखे तो बोला है कि कृत्रिम बौद्धिकता आधारित भारतीय रेल का वन जीवन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुजरात सुरक्षा प्रणाली हो जाएगा, गजरात सुरक्षा प्रणाली यहाँ पे लिखा गया है। तो बोला गजराज, यहाँ पे गजराज होगा, गजरात लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, गजरात होगा, गजराज होगा, गजरात नहीं। तो यहाँ पे गजरात सुरक्षा एक ऐसा AI सिस्टम है जो इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम IDS के रूप में काम करता है। इसके साथ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्लेब्स यानी कि मतलब साइबर केबल्स, यहाँ पे फाइबर केबल्स होगा, साइबर केबल्स यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। AFC यहाँ पे देख सकते हैं, फाइबर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साइबर लिख दिया है, साइबर गलती होगा, यहाँ पे फाइबर कर लीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होगा। AFC यहाँ पे लिखा है OFC, और AI एल्गोरिदम का भी सपोर्ट है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है कि रेलवे के अनुसार यह ट्रेन हाथियों को टकराने से रोकेगा। ठीक है, गजराज आपको पता होगा कि हाथी को बोला जाता है। अगर देखिए 76 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा है हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कारक कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या देखिए, संज्ञा जिस रूप में क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। इसका मुख्य चिन्ह में पर होता है। अधिकरण कारक स्थान, समय, अवसर आदि को भी बोध कराता है। उदाहरण के लिए घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, धरती पर जीवन है आदि। ये यहाँ पे देख रहे हैं में पर लग रहा है, यही होगा। अगर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन बोला है बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले लिखा है कि यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों के फर्म स्थापित करती है जहां पर सस्ता श्रम संसाधन उपलब्ध हो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, यह एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण स्वामित्व रखता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा क्या है कि बहुराष्ट्रीय निगम अपने गृह देश के अलावा कई देशों में उत्पादन का स्वामित्व नियंत्रण करते हैं, अर्थात अपने देश के साथ साथ दुनिया भर में अन्य देशों में भी काम करती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला वर्ष 1971 में किस घटना से संबंधित है। तो वर्ष 1971 भारत सोवियत संघ मित्रता समझौता से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे विकल्प यहाँ क्या दिया हुआ है, व्याख्या देखेंगे तो यह व्याख्या क्या है, 1971 के मध्य में भारत द्वारा सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षरित शांति मित्रता सहयोग संधि है। इसके अनुसार भारत पर किसी भी हमले को सोवियत संघ हमला माना जाएगा। बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र की स्थापना पहले यह संधि हुई थी। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है 79 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए धातुओं में संक्रमण धातु कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे संक्रमण धातु कौन सा हो जाएगा, पैलेडियम हो जाएगा। व्याख्या देखिए, संक्रमण धातु जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है वे तत्व हैं जो आवर्त सारणी में समूह 3 और 12 के बीच आते हैं, जिन्हें डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। आवर्त सारणी के समूह में 10 से संबंधित पैलेडियम PD46 की परमाणु संख्या के साथ एक बाहरी संक्रमण धातु है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, Kr। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, KrD10 हो जाएगा यहाँ पे। अगर देखिए अगला देखिए हम 80 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश कहाँ पर देखा जाता है। तो अरोरा जब भी रहेगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा मतलब बेरियोलिस होगा, दो तरह के होते हैं। तो देखिए अरोरा लाल रंग दिखाई देता है यह जब सौर कण अधिक ऊंचाई पर लगभग 150 मील से ऊपर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम केंद्रित होते हैं और नीचे सघन ऑक्सीजन की तुलना में उच्च आवर्ती तरंगदैर्घ्य पर उत्तेजित होती है, जिसे लाल रंग दिखाई देता है। और ये कहाँ पे होता है, अरोरा प्रकाश दिखाई देता है लद्दाख में, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई देता है मतलब ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे अगर देखिए यहाँ बोला यह अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, मतलब स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड आदि में भी दिखाई देता है। अभी हाल में और लद्दाख में देखा गया था इसको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्मदिन पे उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। तो यहाँ पे मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में।
जनद्वीप के उपलक्ष्य में। अगर देखिए 31 अक्टूबर को भारत के महावाणिज्यिक दूतावास बर्मिंघम द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, मतलब 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा प्रावधान नहीं है, राज्य का प्रमुख नाम, ये इसका प्रावधान नहीं है। व्याख्या देखेंगे तो एक लोकतांत्रिक संविधान एक राज्य का प्रमुख नाम प्रदान नहीं करता है, क्योंकि राज्य का प्रमुख आमतौर पर समय के साथ बदलता रहता है, अतः लोकतांत्रिक संविधान का प्रावधान नहीं है। आगे देखिए एक लोकतांत्रिक संविधान राज्य के मुखिया की शक्तियों को परिभाषित कर सकता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 83 नंबर क्वेश्चन, क्या 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश के क्या उपेक्षित तर्क नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है लोकतांत्रिक देश दूसरे देश से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये इसका सही तर्क नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार लोकतांत्रिक देश दूसरे देश की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, लोकतांत्रिक के पक्ष के अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, बोला निम्नलिखित में से आवर्त सारणी तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सी जो है विद्युत ऋणात्मकता, ये प्रदर्शित नहीं है। जैसे यहाँ पे व्याख्या लिखा गया है कि आवर्त सारणी में तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता का गुण प्रदर्शित नहीं है। अगर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बोला स्वामित्व के आधार पर टिस्को कंपनी को किस क्षेत्र की कंपनी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोला टिस्को भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कंपनी की स्थापना 25 अगस्त 1907 को मतलब यहाँ पे दोराबाजी टाटा द्वारा की गया था। ठीक है, यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। यह निजी क्षेत्र की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, टाटा के द्वारा बनाया गया था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन हो जाएगा, केरल और गुजरात हो जाएगा आंसर। अगर देखिए व्याख्या क्या लिखा हुआ है, लिखा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। केरल ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 22-23 शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। अगर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी देश को व्यापार घाटा जब होता है तब देखिए कब होता है, जैसे वस्तु एवं सेवा आयात ज़्यादा हो और वस्तु सेवा निर्यात कम हो तब व्यापार घाटा होता है। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या लिखा है, व्याख्या यही लिखा है व्यापार घाटा तब होता है जब देश के निर्यात की तुलना में आयात मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे घाटा लग जाता है। जैसे देखिए ये वाला साइन देख रहे हैं, ये वाला साइन जिधर रहेगा उधर आयात, जैसे यहाँ पे आयात है तो आयात ज़्यादा होगा और निर्यात यहाँ पे कम होगा तो घाटा लग जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे वही लिखा अधिक हो और सेवाओं का आयात करता है जिससे परिणाम स्वरूप संतुलन नकारात्मक हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन बोला है मोनाजाट से क्या प्राप्त होता है। तो मोनाजाट से प्राप्त होता है थोरियम। क्या प्राप्त होगा, थोरियम प्राप्त होगा। मोनाजाट भारत के केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाट पेग्मेटाइट सैलो में मिलते हैं और ये थोरियम, यूरेनियम, सीलियम और लिथेंस का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन देखिए साबुनीकरण का उदाहरण क्या हो जाएगा। साबुनीकरण का उदाहरण ऑर्थोएस्टर जो है साबुनीकरण का उदाहरण होता है। व्याख्या देख लीजिए, जिस प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है उसे साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण की प्रक्रिया जो है वनस्पति तेल या वसा, कास्टिक सोडा, जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको लोकसभा का बहुमत पार्टी के नेता को। आगे देखिए व्याख्या क्या बोला गया है, बोला गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमतधारी राजनीतिक दल का नेता होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 75 में बोला कि भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, 75 बोलता है अनुच्छेद। आगे बोला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये Fe+Cl FeCl3 ये असंतुलित समीकरण हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए, संतुलन करने का मतलब होता है कि मास जो है दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे असंतुलन समीकरण क्या है, Fe+Cl FeCl3, Fe यहाँ पे 1 है, Cl2 है, तो यहाँ पे भी 2 करना होगा, यहाँ पे भी 6 करना होगा। इस तरह से संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा 2Fe + 3Cl2 = क्या हो जाएगा
2FeCl3 हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला कि जैव नवीनीकरण पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले, ये नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या क्या दिया हुआ है, जैव नवीनीकरण पदार्थ जीवाणु या अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित होने के सक्षम होते हैं, जैसे बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कोयला, कागज, गोबर, धान आदि भूसी, ये सब हो जाएगा। जैसे अजाब होगा, जो बेसिकली गलते नहीं है, अजाब बेसिकली गलते नहीं है वैसे पदार्थ। जैसे बात करें कि इसके उदाहरण हो जाएगा, रबर हो जाएंगे, कांच हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे, नायलॉन हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था। तो असहयोग, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से पता होगा। चौरा चौरी का कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इस तरह से ये घटना को मतलब बंद कर दिए गए थे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे चौरा चौरी कांड 1922 को घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 को वापस ले लिया। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था और 12 फरवरी को ये घटना से मतलब ये देखते हुए वापस ले लिए थे गांधी जी। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला क्या रहा है कि किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित घात कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार को क्या बोला गया था, अमित घात बोला गया था। ठीक है, अगर देखिए बिंदुसार 297 से 272 ईसा पूर्व को यूनानी द्वारा अमित घात कहा जाता था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करना, शत्रुओं का वध। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला है यहाँ पे करने वाला, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे बोला कि बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कुछ विद्वान के अनुसार बिंदुसार ने दक्कन से लेकर मैसूर तक विजय प्राप्त की थी। आगे देखिए यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि 360 डिग्री प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को किसके द्वारा लागू किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लागू किया है किसके द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा। व्याख्या देख लीजिए, भारतीय नौसेना 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली शुरू की गई, जिसका उद्देश्य नौसेना अधिकारियों के नेतृत्व क्षमता व समझ निखारते हुए पेशेवर व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन बोला, भारत के किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी जाती है। तो यहाँ पे होगा सेबी द्वारा। इसका व्याख्या देख लीजिए, बोला कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के प्रतिभूति बाजार मतलब वित्तीय बेंचमार्क को नियंत्रित और प्रकाशित करने में पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ाने के लिए सूचकांक प्रदाताओं के लिए एक नियामक ढांचे को मंजूरी दे दी। ठीक है, सूचना प्रदाता ये वित्तीय सूचकांकों के मूल्य को बनाए रखने गणना करने के लिए जिम्मेदार संस्थाएं हैं। वित्तीय सूचकांक वित्तीय बाजारों की एक विशिष्ट खंड के प्रदर्शन का एक सांख्यिकीय माप है। अगर देखिए यहाँ पे 97 नंबर का क्वेश्चन आपको जो है ये मैथ से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 11,000, ये आंसर हो जाएंगे। आप यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का। तो 98 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था। तो एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसैट भारत की प्रथम समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला है, जिससे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा PSLV C30XL रॉकेट द्वारा 28 सितंबर 2015 को प्रक्षेपित किया गया था। यानी कि देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 2015 में मतलब 2015 का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित घटनाओं से घटित वर्ष के काल क्रमानुसार सही मतलब विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सही विकल्प कौन सा हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ये हो जाएगा। सबसे पहले बात करें तो तीसरा नंबर होगा अफगान पर सोवियत संघ का आक्रमण होगा। ठीक है, ये वाले। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद USSR का विघटन 1991 में हुआ था ये। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा बर्लिन दीवार, उसके बाद बर्लिन दीवार को तोड़े गया था। ठीक है, और उसके बाद होगा क्या, एक होगा रूस की क्रांति। रूस की क्रांति बात करें तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए सबसे पहले बात करें क्रमानुसार बात करें तो इस तरह से आपको 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। अगर देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है 1917 में रूस की क्रांति हुआ था, अफगान पर सोवियत आक्रमण हुआ था 1989 में हुआ था, 1979 में हुआ था, बर्लिन दीवार पे जो है 1989 में किया गया था, और सोवियत संघ का विघटन 1990-91 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये डेट आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाएगा। ये डेजर्ट साइक्लोन आप याद रखेंगे भारत और UAE के बीच में होता है।
भारत और यूएई के बीच सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 के उद्देश्य से शहरी संचालन में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आदान प्रदान के माध्यम से अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में होने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपके वीडियो समाप्त होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और आपको जल्दी से जल्दी सारे जितने भी सारे बुक हैं उसका हम सेट प्रोवाइड कर देंगे और ये बुक का सेट जो है खान सर का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।